देखो बेटे, हम लोग केपी और केसी में रिलेशनशिप निकालने वाले थे। मैंने आपको फॉर्मूला कराया था पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। चलिए आगे की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे पास फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जहां से हम निकाल चुके हैं पी इज इक्वल टू सीआरटी। पी प्रेशर है और सी कंसंट्रेशन। तो अगर मैं कहूं पी ए की पावर ए, तो कैसे लिख सकते हो? तो लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू आर टी की पावर ए। सिमिलरली मैं कहूं पी बी की पावर बी को कैसे लिख सकते हैं? तो होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर बी। पी सी की पावर सी को कैसे लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू आर टी। ये स्क्वायर मत बनाना, आर टी की पावर बी, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन के लिए बनाएंगे। और पी डी की पावर डी को कैसे लिख सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी इंटू आर टी की पावर, सॉरी ये बी नहीं है, आर टी की पावर। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, इस वैल्यू को के पी में पुट कर दो। चलिए, तो यहां पर फॉर्मूला हमारा बन जाएगा के पी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर ए प्लस। ठीक है भैया, ये कॉमन ब्रैकेट है। तो केपी बराबर, ये वैल्यू तो केसी के बराबर आ गई केसी इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ये गैस, मैं लिख देता हूं यहां नीचे, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। गैसियस सब्सटेंसेस के लिए ये वैल्यू आ गई। व्हाट इज डेल्टा एन जी? डेल्टा एन जी नंबर ऑफ gaseous product minus number of moles of gaseous reactants। मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ले लेंगे, आपको डेल्टा एन का वैल्यू मालूम चल। लेके देखते हैं एक आध दो। चलिए, मैं लेता हूं H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबल 2HI गैस। ठीक है बेटा, इसके लिए डेल्टा एन जी का वैल्यू निकालो। 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ जाएगी केपी बराबर, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए दूसरा एक और निकाल लेते हैं। मैं कहता हूं N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबल 2NH3 गैस
डेल्टा एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 - 4 दैट इज इक्वल टू -2, दैट इज इक्वल टू Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर माइनस, इसको लिख सकता हूं Kp बराबर Kc अपॉन RT का स्क्वायर, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? यस सर। ऐसे रिलेशनशिप आपके डेवलप हो जाए। इस केस में Kp बड़ा है या Kc बड़ा? Kc बड़ा, इसीलिए तो उसको डिवाइड किया गया RT के स्क्वायर से, जिससे कि वो Kp के बराबर हो जाए। बोलो भैया इस केस में Kc क्या है, बड़ी वैल्यू। ग्रेटर। नेक्स्ट, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कोई हम लोग थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रिया की भी बात कर सकते हैं जो कि यूनिट लेस होता है, लेकिन वहां तक नहीं जाएंगे। एक आध दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट in terms of mole fraction। मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज सभी लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स किससे डिनोट किया जाता है, काई से या एक्स से। तो अगर मैं के काई या के एक्स निकालना चाहूं तो दैट इज इक्वल टू काई सी की पावर सी काई डी की पावर डी अपॉन काई ए की पावर ए इंटू काई बी की पावर, मतलब ऑब्वियस है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट हमको करते। यहां से मेरे हिसाब से आपकी सारी वैल्यूज निकल गई। देखो बेटे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम के सी के पी के एक्स जो हम निकाल रहे हैं, जनरली के सी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी और के पी की। इसकी डिपेंडेंसी किस किस पर, किस किस बात पर ये डिपेंड करेगा, कैसे इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। चलिए तो हम लोग बात करते हैं। नंबर पहला, के सी के पी के एक्स, या क्या लिख सकते हैं के इक्विलिब्रिया साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन किस किस बात पर, नंबर पहला स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। how the reaction is represented, रिएक्शन को किस तरीके से लिखा गया। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपके रस समीकरण में थे स्थिरांक। हाउ द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड, रिएक्शन को किस तरीके से लिखा गया है। और तीसरा टेम्परेचर, जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन सारी बातों पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डिपेंडेंसी बहुत आसान सी चीज है, 2 मिनट में समझ लीजिए इसको। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दें,
साम्य स्थिरांक किस किस बात पर निर्भर कर रहा है? एक तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, रस समीकरण में किस स्थिरांकों पर निर्भर कर रहा है। रिएक्शन को के लिखने के तरीके पे भी निर्भर कर रहा है कि कैसे रिप्रेजेंट की गई, और तापमान टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझें। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं कहूं N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। मैं कहूं ½ N2 + 3/2H2 रिवर्सिबल NH3। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश। और इन दोनों के बीच में आपसे रिलेशनशिप निकलवाना चाहता हूं। जरा ध्यान से देखिए, Kc का वैल्यू आता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। और Kc डैश का वैल्यू आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन रिएक्टेंट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3/2। अगर थोड़ा भी मैथमेटिकल नॉलेज है तो साफ दिखाई दे रहा है कि Kc डैश Kc का रूट है। तो मैं यहां लिख सकता हूं Kc डैश इज इक्वल टू Kc का पावर हाफ दैट इज इक्वल टू √ Kc। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो जरा ध्यान से देखिए, जुगाड़ लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन बड़ा आसान सा है मैथमेटिक्स, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है भाई। अगर रिएक्शन बिल्कुल सेम है, रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन सेम, बिल्कुल एक तरीके से लिखिए और किसी चीज का मल्टीप्लाई किया गया, जैसे कि मैं कहूं Kc डैश वाली इक्वेशन में को बनाने के लिए Kc की इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, कह सकता हूं नहीं कह सकता? अगर मुझे Kc डैश की इक्वेशन चाहिए तो मुझे Kc को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितने से मल्टीप्लाई किया गया इक्वेशन को उतनी ही पावर लगा दो, डायरेक्ट आपका आ जाए। चलो एक दो और। मैं अगर ये कहूं PCl5 गैस रिवर्सिबल PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इसके लिए Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस रिवर्सिबल PCl5 है, इसके लिए Kc डैश। तो क्या दिखाई दे? दूर से दिखाई दे रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड। बोलो भैया। तो क्या Yes, मैं sir. ये नहीं लिख सकता क्या Kc डैश इज इक्वल टू 1/Kc? Hmm. अगला, चलो दोनों काम एक साथ कर लेते। H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबल 2HL। इसके लिए Kc का वैल्यू दिया गया 100। HI गैस रिवर्सिबल ½ H2 प्लस ½ I2 दोनों गैस। इसके लिए
जो है केसी का वैल्यू दिया गया है, निकालना केसी डैश करो, ठीक है, ऐसे दिया। अब आपके सामने क्या इक्वेशन बनी? पहली बात तो सेकंड रिएक्शन के लिए फर्स्ट रिएक्शन को उल्टा किया गया, तो इसका मतलब केसी डैश बराबर पहली बात तो है 1/KC हो, ठीक है। और क्या किया गया? 1/2 का मल्टीप्लाई किया गया, तो जितने का मल्टीप्लाई किया गया है उतनी पावर लगा दो। Yes, sir. तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1/100 हो जाएगा भैया या नहीं हो जाएगा? क्या मैं 1/10 लिख सकता हूँ क्या ऐसे? किसी को कोई समस्या? No, sir. No, sir. वेरी। तो इस तरीके से, और अब एक, ये तो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पहले दो फैक्टर बता दिए। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन द के। ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे जब ली चैटलर प्रिंसिपल के साथ डिस्कस करेंगे इसको। वांट ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। तो मैंने ये दो पॉइंट तो यहीं डिस्कस कर दिए हैं, और तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे ली चैटलर इक्वेशन के पास। जब हम वांट ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम लोग टेम्परेचर की डिपेंडेंसी भी के के साथ देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते। बेटा क्या केसी को देखकर रिएक्शन के बारे में कुछ बताया जा सकता है? क्या केसी को देख के कुछ एजम्पशंस बताए जा सकते हैं? केसी को देख के कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि रिएक्शन कितनी हुई है, रिएक्शन कितनी नहीं हुई, इक्विलिब्रिया कब स्टैब्लिश हुआ है, कुछ ऐसा कुछ समझाया जा सकता है? हाँ, बताया जा सकता है। मैं डायरेक्ट आपको डाटा लिखाऊं, इससे अच्छा है कि मैं आपको कैलकुलेट करवाऊं कुछ छोटी छोटी चीजें। देखिए हेडिंग है वैल्यू ऑफ केसी एंड एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। मतलब केसी का वैल्यू देखकर क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी रिएक्शन कितनी प्रोसीड कर चुकी है या कहां पर है? हाँ, ये बताया जा सकता। देखो मैं मान लेता हूं ए से प्रोडक्ट बन रहा है या बी बन रहा है, बी एक प्रोडक्ट। शुरुआत में 1 मोल थे, उस समय ये 0 था जब टाइम t इज इक्वल टू 0। अब रिएक्शन जब शुरू हुई उससे थोड़ी देर बाद हमने देखा कि यहाँ एक इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश हो गया। मतलब t का क्या है, t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश हो गया तो मैं मान लेता हूं कि 99.9% रिएक्शन हो चुकी है, तो 1 माइनस 0.999 हो जाएगा, और बी कितना बन जाएगा? 0.999 बन जाएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताएगा। No, sir. No, sir. ये केस है कि 99.9% रिएक्शन टुक प्लेस हो गई। 100 नहीं लिख सकता, 99.9 तो लिख सकता हूँ। 99.9 क्यों, और 9 लगाने और लगा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम। 99.99 मुझे कोई समस्या। बेटा जरा इसकी वैल्यू निकालोगे 0.001 और इसकी वैल्यू 0.999। 9. इसके लिए केसी निकालोगे मेरे बच्चों? 0.999 बाई 0.001। मैं इसको लगभग 10⁻³ लिख सकता हूँ। Yes, sir. चलिए केस नंबर, चलो भैया केस नंबर 2।
ए से बी बन रहा था, t इज इक्वल टू 0 पर इसके 1 थे, इसके 0 थे, और t इज इक्वल टू इक्विलिब्रिया पर ये 1 माइनस 0.001 था और ये 0.001, मतलब इतनी ही रिएक्शन हो पाई। तो यहां कितना बचा? 0.999। यहां कितना बचा? 0.001। जरा बेटा इसके लिए केसी का वैल्यू निकालोगे क्या? 0.001 बाई 0.999। क्या मैं इसको 10 टू द पावर -3 लिख सकता हूँ? Yes, sir. 0.001 क्या मतलब है? 0.1% रिएक्शन हुई है कुल मिलाकर। कितनी रिएक्शन हुई है? टोटल 0.1% रिएक्शन। 0.1% रिएक्शन टुक प्लेस। कोई समस्या है क्या आपको? No, sir. अच्छा, तो चलो एक्सप्लेन कर देते हैं इसी को। ये क्या चीज कह रहा है कि 99.9% हो गई? मतलब एट इक्विलिब्रिया रिएक्शन is almost approaches to completion। बोलो भैया Yes, sir. क्या कह सकते हैं? एट इक्विलिब्रिया रिएक्शन has hardly proceeded at all। कह सकता है नहीं कह सकता? भाई इस केस में जब इक्विलिब्रिया या साम्यावस्था स्थापित हुई तो रिएक्शन लगभग खत्म हो गई है, और इस केस में जब साम्यावस्था स्थापित हुई तो रिएक्शन बस शुरू ही हुई थी। तो आपके पास 2 पॉइंट बन गए मेरे बच्चों। ये मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता था। मैं यहां पर केसी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, या तो 10 टू द पावर 3 या 10 टू द पावर -3 के आसपास। तो अगर 10 टू द पावर 3 है या उससे ज्यादा है तो मामला ये वाला, और अगर 10 टू द पावर -3 या उससे कम है तो मामला ये वाला। तो यहां लिखा 10 टू द पावर 3 और मोर देन 10 टू द पावर 3, और यहां क्या लिख सकता हूं? 10 टू द पावर -3 और लेस देन 10 टू द पावर। इसका मतलब अगर किसी का इक्विलिब्रियम, और केसी क्यों लिख रहे हो? यहां पर मैं लिखना चाहता हूं के इक्विलिब्रिया, केसी केपी कुछ भी कहो, केसी कहो, केपी कहो, के एक्स कहो, कुछ भी कहो। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्य स्थिरांक की वैल्यू 10 टू द पावर 3 या इससे ज्यादा है तो आप ये मान के चलिएगा कि रिएक्शन लगभग हो चुकी है। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 टू द पावर -3 या इससे कम है या इसके आसपास है तो मान के चलिएगा कि रिएक्शन 1-8% मुश्किल से हुई। रिएक्शन हुई तो है, ये तो 100% श्योर, लेकिन 1-8%। मतलब अगर किसी रिएक्शन में केसी का वैल्यू 10 टू द पावर -3 या इससे कम है तो उसमें प्रोडक्ट का यील्ड निग्लिजिबल होगा। तो उस केस में उत्पाद आपको प्राप्ति नहीं होगा, लगभग ना के बराबर, और ये बहुत बेकार रिएक्शन है।
और अगर किसी केस में Kc की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है तो हम ये कहेंगे कि बहुत बढ़िया रिएक्शन हुई है और आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर? Yes, एक sir. एक कॉन्सेप्ट और हो सकता है, मैंने लिखा नहीं है जबरदस्ती, उसका कोई मतलब नहीं। 50% रिएक्शन हो जाए तो Kc की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर 50% प्रोडक्ट बन जाए और 50% रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए तो Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1. क्लियर बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ाते हैं। एक नया टर्म पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है रिएक्शन कोशेंट। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन कोशेंट। हिंदी में कहते हैं अभिक्रिया गुणांक। रिएक्शन कोशेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है Q। थोड़ा समझना है इसे। Q क्या मतलब है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही तो Kc का मतलब। तो Q और Kc में क्या अंतर? यहां लिख लो, एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन और Q Kc के बराबर हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट। रिएक्शन हो रही है 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई लेन देन। कहीं पर भी आप प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एक रेशो निकालो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जरूरी नहीं है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन के किसी भी स्टेज पर आप प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का जो रेशो निकालेंगे वो Q कहलाएगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशो इक्विलिब्रियम स्टेट पे निकाल रहे हैं, साम्य की अवस्था पर निकाल रहे हैं, जब रिएक्शन इक्विलिब्रिया को छू चुकी है, रीच्ड इक्विलिब्रिया, तो उस समय Q Kc के बराबर। Kc तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा, वो तो चेंज होगा नहीं कभी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन Q चेंज होगा। रिएक्शन शुरू हुई है, रिएक्शन आगे बढ़ रही है, रिएक्शन इक्विलिब्रिया पर आ चुकी है, रिएक्शन कितनी हुई है ये सारी की सारी वैल्यू Q बताए। जरा ध्यान से देखिए, एक बार डायग्राम बनाता हूं और उस बार डायग्राम से आपको पता चलेगा कि Q का इंपॉर्टेंस क्या है। पहले एक रिएक्शन देखो। अगर मैं कहूं A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B रिवर्सिबल, C मोल्स ऑफ C प्लस B मोल्स ऑफ D, तो इसके लिए Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ C का पावर C इंटू D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू B की पावर B। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम पे निकाला, मतलब ये जो कंसंट्रेशन है ये आपने इक्विलिब्रियम पे निकाले, ये नहीं, पता नहीं कहां पे निकाले। तो जरा बार डायग्राम बना।
ये लाइन सीधी नहीं बनती कंप्यूटर में। बार डायग्राम हम लोग छोटे पे खूब बनाते थे। थर्ड से लेके फिफ्थ तक की किताबों में मैथ्स में बार डायग्राम खूब बने हुए हैं आपके। पहला केस, ये Q है और ये KC। दूसरा केस, Q और KC बराबर। तीसरा केस, Q बड़ा है और KC, ध्यान दो KC की हाइट चेंज नहीं होगी, KC चेंजेबल नहीं, KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिख देता हूं, ये Q है और ये KC है। ये Q है और ये KC है। ये Q है और ये KC। पहला केस, Q छोटा है KC बड़ा है। Q छोटा है, इसका क्या मतलब, जरा इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो। इसका मतलब है A और B का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तभी तो Q छोटा होगा, जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। बोलो बेटे, Q छोटा Yes, है sir. मतलब क्या है, A और B ज्यादा क्वांटिटी में है। तो अगर रिएक्टेंट ज्यादा क्वांटिटी में है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी 100%, क्योंकि रिएक्टेंट को रिएक्ट करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है उसके पास। तो अगर Q छोटा है, Q स्मॉलर देन KC, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। आगे की तरफ। अच्छा, दूसरा केस है Q बराबर है KC, तो ये तो इक्विलिब्रिया है। इस समय रिएक्शन कहां जाएगी, दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटी। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट। अगर Q KC के बराबर हो गया तो मैंने बताया KC या इक्विलिब्रियम, KC नहीं, इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक। KC तो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम डायनेमिक, इक्विलिब्रियम रुकता नहीं है, स्टैटिक नहीं है, चलता रहेगा। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में लगातार चलता। ये डायनेमिक। इक्विलिब्रियम कैन नेवर बी स्टैटिक। इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। अच्छा, Q छोटा है और KC Q बड़ा है। Q बड़ा है और KC छोटा है। उस केस में क्या होगा, Q बड़ा है, Q की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ रहा है, मतलब C और D का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, ध्यान देना, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो अल्टीमेटली रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जितने ज्यादा प्रोडक्ट बनते जाएंगे बैकवर्ड रिएक्शन को फ्लो मिलता जाएगा, बैकवर्ड की तरफ भागती चली जाएगी। तो अगर Q बड़ा है और KC छोटा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैक। तो ये हमारे पास तीन तरीके के जो है बातें निकल के आई कि रिएक्शन कोशेंट Q ये डिटरमाइन करेगा, रिएक्शन कोशेंट Q ये बताएगा
कि रिएक्शन किस स्टेज में प्रेजेंट है। अच्छा, इससे हमारा क्या फायदा है ये समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हम अमोनिया बना रहे हैं, N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। अगर हमको कुछ भी पता ना चले कि रिएक्शन हो रही है, इक्विलिब्रियम, भाई अगर मान लो रिएक्शन शुरू होते ही इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया और तुम 8 घंटे तक बैठे हो, तो सारा का सारा फ्यूल भी जला दोगे, पैसा भी खर्च हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है तो रिएक्शन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो जो केमिकल इंजीनियर है, जो साइंटिस्ट फैक्ट्री के अंदर बैठा हुआ है, वो हमेशा क्यू कैलकुलेट करता रहे और किसी भी कीमत पर क्यू को ज्यादा नहीं होने दे, मतलब बैकवर्ड नहीं आते रिएक्शन। जितना उसकी कोशिश होगी वो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर करे। कैसे? हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा रख, हमेशा प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा रख। जैसे ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, वो रिएक्शन वेसल से प्रोडक्ट को निकाल के बाहर कर ले, फिर रिएक्टेंट ज्यादा हो गया, रिएक्शन फॉरवर्ड। इस तरीके से लगातार वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो है सही स्टेज तक पहुंचा। तो ये बेटे मैंने आप लोगों को क्यू की वैल्यू समझाई और केसी की अलग अलग वैल्यूज पर आप क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हो ये समझाया। आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। अब हम लोग डिफरेंट रिएक्शंस के लिए नेक्स्ट क्लास में केसी कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कि डिफरेंट रिएक्शंस के लिए केसी कैसे निकालें।